तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है अब टीम इंडिया की प्लेइंग 11। क्योंकि देखिए अब जो तीसरा वनडे मुकाबला है, पहला टीम इंडिया हार गई, दूसरा बारिश की वजह से रद्द हो गया। अब तीसरा मुकाबला जीतना जरूरी है। अगर नहीं जीतेगी टीम इंडिया तो ये मुकाबला मेरे भाई टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि टीम इंडिया सीरीज हार सकती है इस मुकाबले के साथ ही। तो ये मुकाबला जीतना डू एंड डाई मुकाबला है। इस मुकाबले को जीतना किसी भी कीमत पर टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुकाबला जीतने से ही टीम इंडिया इस सीरीज को बचा सकते हैं। वरना जो एक सिलसिला शिखर धवन का जीत का चलता हुआ आ रहा है, वो सिलसिला टूट जाएगा, जो जीत का शिखर धवन की कप्तानी में जो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। तो चलिए अब प्लेइंग 11 पर डिस्कस करेंगे। क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्या फैसला टीम इंडिया ले सकती है, किन खिलाड़ियों को बाहर करके मौका दिया जा सकता है और क्या होना चाहिए, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो पिछला मुकाबला मतलब दूसरे मुकाबले में जो बदलाव हुए थे, दो बड़े बदलाव हुए थे दूसरे मुकाबले में। पहले तो शार्दुल ठाकुर की जगह दीपक चाहर को लाया गया, संजू सैमसन की जगह दीपक हुड्डा को लाया गया। दो बड़े बदलाव हुए, सवाल भी हालांकि खड़े हुए, इन दोनों बदलावों के ऊपर सवाल बहुत बड़े खड़े हुए कि दीपक हुड्डा को किस तरीके के किस रोल के लिए लाया गया है, गेंदबाजी के लिए लाया गया है या फिर बल्लेबाजी के तौर पर। क्योंकि शिखर धवन ने कही थी ये बात कि गेंदबाजी को के ऑप्शंस बढ़ाने के लिए वो दीपक हुड्डा को लाना चाहते हैं। तो दीपक हुड्डा को क्या गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया खिलाना चाहती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कई दिग्गजों ने इसके ऊपर भी सवाल खड़े किए। लेकिन अब पूरी टीम क्या होनी चाहिए, क्या एक मैच विनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा टीम इंडिया का, ये बहुत बड़ा सवाल। और कहां टीम इंडिया कमजोर है, क्योंकि अगर ये मैच जीतना है तो आपको अपनी कमजोरी दूर करनी पड़ेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब क्या टीम इंडिया ने अपनी कमजोरी को दूर कर लिया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पर चर्चा मैं आप लोगों के सामने करूंगा। देखिए पिछले मैच की जो टीम थी वो शिखर धवन, गिल, स्काई बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से टच में नजर आ रहे थे। बारिश ना पड़ती तो शायद शतक भी लगा देते। सूर्य कुमार, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा को मौका मिला था, सुंदर को मौका मिला था, दीपक चाहर को मौका मिला था, उमरान मलिक ने बहुत बेहतर प्रदर्शन पहले मुकाबले में किया था, अर्शदीप सिंह कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और यजुवेंद्र चहल, ये पिछले मुकाबले की टीम थी। अब अगले मुकाबले में क्या होना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो यहां पर देखिए नंबर 1 पर धवन रहेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। शिखर धवन नंबर 1 पर रहने वाले हैं, कप्तान है। नंबर 2 पर उनका साथ शुभमन गिल देंगी। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुभमन गिल तो बहुत बेहतर फॉर्म में है, बहुत गजब की में है। पहले मुकाबले में भी रन बनाए, दूसरे मुकाबले में भी रन बना रहे थे जिस वक्त बारिश हुई थी, नॉट आउट खेल रहे थे स्काई के साथ। तो यहां पर अब शिखर धवन को उनका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप होनी बहुत जरूरी है। अगर टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतना है तो भाई न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना बड़ा मुश्किल होता है। न्यूजीलैंड की टीम भी गजब की फॉर्म में है, तो इसीलिए ओपनिंग पार्टनरशिप बढ़िया होनी चाहिए। कमाल की ओपनिंग पार्टनरशिप होगी। रन अगर ऊपर से बनकर आएंगे तो नीचे क्रम पर भी रन बनते हैं, बस ये बात है। अब यहां पर नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2 इन दोनों पर, हालांकि धवन ने अच्छे रन बनाए पहले मुकाबले में, दोनों ने बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में उस तरीके की पार्टनरशिप नहीं हो पाई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब तीसरे मुकाबले में शिखर धवन, क्योंकि जानते हैं कैसे मुकाबले में किस टैलेंट है उनके अंदर, तो मुझे लगता है बढ़िया पार्टनरशिप होगी। नंबर 3 पर स्काई बिल्कुल नो डाउट नंबर 3 पर इस खिलाड़ी के लिए बढ़िया पोजीशन है और अच्छे टच में भी पिछले मुकाबले में नजर आए, कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, कुछ रिवर्स स्वीप अच्छे लगाए, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, अच्छा लग रहा था देखकर, जिस तरीके से लंबे लंबे छक्के भी लगा रहे थे। तो वही टच नजर आना चाहिए इस तीसरे मुकाबले में भी, अगर टीम इंडिया को मुकाबला जीतना है। तो सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन निकलने, वो भी तेज अंदाज से निकलने जरूरी है। अब नंबर 4 पर देखिए यहां पर जो है ना श्रेयस अय्यर, नो डाउट श्रेयस अय्यर ने बढ़िया बल्लेबाजी की है। पिछले कुछ मैचेज उनके लिए बहुत अच्छे गए हैं, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, बेहतर फ्लो में नजर आ रहे हैं, बल्ले पर गेंद आती हुई नजर आ रही है, कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा है। तो ये टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। ऊपर का टॉप 4 टीम इंडिया का मुझे बहुत मजबूत नजर आ रहा है। बल्लेबाजी से रन भी टीम इंडिया के टॉप 4 से आए हैं, चारों बल्लेबाजों ने अच्छे रन बनाए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, तो ये बहुत अच्छा है टीम इंडिया के लिए। लेकिन परेशानी जो है ना वो यहां पर आकर खड़ी हो जाती है, ऋषभ पंत, ये परेशानी आकर खड़ी हो जाती है टीम इंडिया का भाई सबसे कमजोर कड़ी, क्योंकि रन नहीं आ रहे ऋषभ पंत के बल्ले से। जब पिछले मुकाबले में, पहला मुकाबले की अगर मैं बात करूं, जब ऊपरी क्रम ढह गया था, तब यहां पर जो खिलाड़ी था संजू सैमसन, उसने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर टीम इंडिया को मुश्किलों से निकाला था। अब कौन निभाएगा वो जिम्मेदारी, अब वो काम कौन करेगा श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर, अगर ऊपरी क्रम ढह गया तो ये
ये सबसे बड़ी परेशानी टीम इंडिया के लिए है कि ऋषभ पंत के बल्ले से रन नहीं आ रहे। अब ऋषभ पंत के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऋषभ पंत की बढ़ गई है। तो यहां पर ऋषभ पंत के लिए बहुत बड़ी टेंशन खड़ी हो जाएगी कि भाई अब जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर ऋषभ पंत भी फेल हो गए और ऊपरी क्रम से 1-2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो ऋषभ पंत को भाई जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, रन भी बनाने पड़ेंगे, तेज गति से बनाने पड़ेंगे, विकेट भी बचाना पड़ेगा, वरना टीम इंडिया मुश्किल में फंस जाएगी। तो ऋषभ पंत के ऊपर जिम्मेदारी आ गई संजू सैमसन के बाहर होने के बाद, क्योंकि शिखर धवन ने, मैनेजमेंट ने, कोच, कप्तान लगातार भरोसा जता रहे हैं। अब उस भरोसे पर अगर खरा उतरना है तो आपको भाई कमी नहीं खलने देनी है संजू सैमसन की। अगर कमी खली तो फिर सवाल खड़े हो जाएंगे ऋषभ पंत के ऊपर। अब देखिए नंबर 6 पर जो है ना वो भी एक बहुत सवालों वाला मामला है, दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा को मौका मिला, संजू सैमसन को बाहर करके शिखर धवन ने दीपक हुड्डा को मौका दिया, कहा थी एक गेंदबाजी का ऑप्शन हमारे लिए बढ़ जाएगा। अब सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है कि दीपक हुड्डा को आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे या गेंदबाज के तौर पर किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। क्या दीपक हुड्डा का इस्तेमाल ऊपर किया जा सकता है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऋषभ पंत से ऊपर दीपक हुड्डा को खिलाया जा सकता है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि बल्लेबाज तेज तर्रार हैं, ये सब जानते हैं, ये बात है, काबिलियत है उनके अंदर तेज तर्रार बल्लेबाजी करने की। लेकिन फिर वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन फंस जाता है, जो टीम इंडिया लगातार फंसी हुई है जिस मामले में, तो वो एक सबसे बड़ा मैटर रहेगा। लेकिन जाहिर तौर पर उम्मीद करेंगे कि जो ये तीसरा मुकाबला होना है इसमें दीपक हुड्डा के बल्ले से रन आए, वरना टीम इंडिया फिर मुश्किलों में फंसेगी। उसके बाद में नंबर 7 पर देखिए सुंदर ने जो काम पिछले मुकाबले में करके दिखाया वो कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी उनकी रही। बल्लेबाजी के तौर पर उन्होंने दिखा दिया कि उनके अंदर टैलेंट है, आखिर में मैच को फिनिश करने की ताकत है उनके अंदर। वो 10 गेंदों में 15 गेंदों पर 35-40 रनों की पारी खेल सकते हैं, सुंदर ने बता दिया, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से। तो मेरे हिसाब से सुंदर का बहुत अच्छा एक अलग रोल रहने वाला है, आखिरी में आकर एक गेंदबाजी से भी और बल्लेबाजी से भी अलग किरदार रहने वाला है। यहां पर एक बहुत बड़ा रहने वाला है जो एक खिलाड़ी आया है, दीपक चहर। यह खिलाड़ी बहुत दिन से बाहर था। इस खिलाड़ी को मौके आईपीएल 2022 के बाद से ज्यादा नहीं मिले हैं। एक मुकाबला, शायद 1 या 2 मुकाबले उनको मिले हैं जिम्बाब्वे के दौरे पर। एक मुकाबले में तो अच्छी गेंदबाजी भी की थी, 3 विकेट निकाले थे। लेकिन दीपक चहर को उतने मौके नहीं मिले हैं। एशिया कप से बाहर रहे, T20 विश्व कप से बाहर रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दीपक चहर के लिए जो मुकाबला होगा ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा। अगर अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो आने वाले मुकाबलों में मौका मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से दीपक चहर के लिए डू एंड डाई वाला मैच है। दीपक चहर के लिए भी अगर इस मुकाबले में फेल हो गए तो आने वाले कुछ मुकाबलों के लिए फिर से बाहर बैठना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि दीपक चहर को अगर खुद को साबित करना है, दोबारा से वापसी करनी है, तो इस मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी मेरे भाई, वरना मामला दोबारा से पटरी से डिरेल हो जाएगी ट्रेन। अगर पटरी पर रहना है तो इस मुकाबले में गेंदबाजी बढ़िया करनी पड़ेगी। अब बात आती है नंबर 9 की, उमरान। देखिए उमरान ने जो काम करके दिखाया है, पहले मुकाबले में वनडे डेब्यू किया और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के सामने अगर आप इतनी शानदार गेंदबाजी करते हैं, 2 विकेट भी निकाल देते हैं, शुरुआत में झटके देते हैं, कॉनवे जैसे बल्लेबाज को आउट कर देते हैं, तो आपके अंदर काबिलियत है। इससे पता चलता है कि आपके अंदर विकेट चटकाने की काबिलियत है, आप विकेट ले सकते हैं, आप बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। तो ये काम उमरान मलिक ने करके दिखाया था, तो उमरान मलिक की तारीफ होगी। और इस तीसरे मुकाबले में भी उनकी गेंदबाजी पर नजर बनी रहेगी कि किस तरीके की गेंदबाजी वो करके दिखाते हैं। लेकिन रफ्तार का फायदा टीम इंडिया को हुआ, ये हमने पहले मुकाबले में देखा। उमरान की रफ्तार का फायदा टीम इंडिया को हुआ, विपक्षी बल्लेबाजों को परेशानी हुई और टीम इंडिया को उसका फायदा। तो ये उमरान मलिक की गेंदबाजी का फायदा हमें देखने को इस बार भी मिलेगा। अब बात है 10 नंबर की। 10 नंबर पर देखिए अर्शदीप सिंह जो है ना, वो एक ऐसे गेंदबाज है जो सबसे बड़े एक्सफैक्टर साबित टीम इंडिया के लिए हो सकते हैं। जो गेंदबाजी जिस तरीके की वो कर रहे हैं, जिस तरीके के टच में है, जिस तरीके की फॉर्म में है, वो टीम इंडिया के लिए बिल्कुल अलग है। और ब्रैटली ने कहा भी है कि भाई इनको ज्यादा सलाह मत दीजिए, इनको अगर आप ज्यादा सलाह देंगे तो इनकी गेंदबाजी कमजोर हो जाएगी, इनकी गेंदबाजी बेकार हो जाएगी। तो इनको अपने दिमाग से काम करने दीजिए, खिलाड़ी बहुत टैलेंटेड है, खिलाड़ी आपको विकेट निकाल कर देगा, ये ब्रैटली ने कहा है। तो अगर ब्रैटली जैसा दिग्गज खिलाड़ी भी अर्शदीप सिंह की तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इस खिलाड़ी के अंदर है, कुछ ना कुछ काबिलियत इसके अंदर है। ये खिलाड़ी आगे चलकर बहुत बड़ा बनेगा अगर बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया गया, इसको ज्यादा गुमराह ना किया जाए। ज्यादा सलाह भी जब होती है ना तो वो भी खिलाड़ी बेकार हो जाता है, ज्यादा सलाह देना भी किसी किसी खिलाड़ी के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए अर्शदीप सिंह कमाल की गेंदबाजी मुझे उम्मीद है कि तीसरे मुकाबले में करेंगे। 11वें खिलाड़ी के तौर पर चहल, बिल्कुल युजी चहल। देखिए पहले मुकाबले में उस तरीके की गेंदबाजी नजर नहीं आई, विकेट टेकिंग गेंदबाजी नजर नहीं आई, थोड़े से डिफेंसिव मुझे नजर आई। अग्रेसिव गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अगर आपको विकेट चटकाने न्यूजीलैंड के खिलाफ तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। 1 छक्का पड़ सकता है, 2 छक्के पड़ सकते हैं, लेकिन विकेट निकालने पड़ेंगे। वहां पर आपको डरना नहीं है।
हैं। आपके लिए सबसे बड़ी बात यह कि आप किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। डिफेंसिव सोच से गेंदबाजी करेंगे तो आपको बल्लेबाज बहुत मारेंगे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लेथम ने किस तरीके से शतक लगाया आपको पता है, कमाल की बल्लेबाजी लेथम ने की, विलियमसन ने शानदार बल्लेबाजी की। तो यहां पर आपको डिफेंसिव नहीं होना, अटैकिंग होना है। और यजुवेंद्र चहल इकलौते ऐसे स्पिनर हैं जो टीम इंडिया के पास विकेट टेकिंग नजर आ रहे हैं मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यजुवेंद्र चहल को थोड़ा सा और अटैकिंग अप्रोच अपनाना पड़ेगा ताकि टीम इंडिया के लिए फायदा हो। तो ये प्लेइंग 11 हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई बदलाव होगा। प्लेइंग 11 जो दूसरे वनडे मुकाबले में थी वही तीसरे वनडे मुकाबले में भी खेलेगी। कोई बदलाव मुझे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम नंबर 5 और नंबर 6 ऋषभ पंत और दीपक हुड्डा, ये दोनों मुझे दोबारा से मध्यम क्रम में एक कमजोर कड़ी मुझे यहां पर नजर आ रहे, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास गेंदबाजी अटैक बहुत मजबूत है, रफ्तार भी है उनके पास सारी चीजें हैं, धार भी है, रफ्तार भी है। तो इसीलिए नंबर 5 और नंबर 6 मध्यम क्रम थोड़ा सा मुझे वीक नजर आ रहा है। संजू सैमसन के ना होने से यहां पर टीम इंडिया थोड़ी सी मुझे कमजोर नजर आ रही। तो आपका टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।